Hello everyone, this is Dr. Doctor. I hope you are doing really well. तो चलिए हम पढ़ रहे थे अपना पीरियोडिक टेबल में हम लास्ट पार्टिकल एंड लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आगे का। उससे पहले हम 5 मिनट्स रिवाइज कर लेते हैं जो मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उस दिन बताया था। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। ये भी किसी एटम की टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने बताया था कि मान लो दो एटम है, एक मान लो ए एटम है, एक बी एटम है। अगर बी एटम की En ज़्यादा है, अगर उसकी En ज़्यादा है मतलब वो अपनी तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, फिर ज़्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो उस पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। और जो ए एटम है, ए एटम क्या कर रहा है, उसकी En कम है। मतलब En कम होने का मतलब क्या है कि मतलब वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की अपनी तरफ टेंडेंसी कम है, जिसकी वजह से उसकी En कम है। अगर En कम है तो उस पर क्या चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ये अपने बगल वाले एटम पर डिपेंड करती है, खुद की प्रॉपर्टी नहीं होती, ये बगल वाले एटम पर डिपेंड करती है। अगर बगल वाले की En ज़्यादा है तो उस वाले पर पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड बगल वाले पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर बगल वाले की En कम है तो मेन है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा एंड जिसकी En कम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है। En एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, En कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं होती, मैंने बताया था, बिकॉज ये बगल वाले एटम पर डिपेंड करती है। फिर मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था। उसके बाद मैंने आपको Ea और En में डिफरेंस बताया था। Ea का मतलब क्या बताया था मैंने, ए का मतलब बताया था किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड एंड गैसियस एटम में जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होती थी उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते थे। मतलब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन को तो हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला था। अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा था तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती थी, लेकिन सिर्फ ये बाकी सारी, जल्दी बताओ, वेरी गुड, एंडोथर्मिक होते थे। क्यों होते थे जरा बताओगे मुझे, जल्दी बताओ। मैंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था इसका कि यूजुअली Ea1 एक्सोथर्मिक होती है एंड रिमेन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर एंडोथर्मिक। रीजन व्हाई, बिकॉज Ea1 हमारा हो गया है, मतलब पहले से उस पर नेगेटिव चार्ज है। अगर हम दोबारा नेगेटिव चार्ज ऐड करेंगे तो पहले से उस पर नेगेटिव चार्ज ऐड है और आने वाला भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर रिपेल करेंगे तो मतलब उसको एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। इसलिए Ea1 एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, बाकी सारी एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। एंडोथर्मिक में एनर्जी को देना पड़ता है। क्लियर है। मैंने बताया था Ea खुद की प्रॉपर्टी होती है, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होती है, खुद के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन जो En थी वो बगल वाले एटम पर डिपेंड करेगी। अगर बगल वाले की En ज़्यादा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, अगर बगल वाले की En कम तो खुद पर नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी उसकी मैंने यूनिट बताई थी, किलोजूल पर मोल, जबकि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे देगा कि बताओ ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी जो यूनिट लेस होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे देगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दे देगा, IP दे देगा, रेडियस दे देगा, तो आप लोग बता दोगे। उसके बाद मैंने En के स्केल बताए थे, मुलिकन स्केल, पाउलिंग स्केल एंड ऑल रेड रॉको स्केल। क्लियर है सबको। चलिए आज हम En की वैल्यू निकालना सीखेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको आज तक कभी En की वैल्यू याद नहीं हुई होगी, है ना, कोई बात नहीं, आज हो जाएगी, लेकिन लेक्चर को लास्ट तक देखना है, ठीक है। देखो सेकेंड पीरियड की बात करते हैं, पीरियड में चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं, पीरियड में मैंने एक फंडामेंटल ट्रिक बताई थी। जब भी हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते थे तो रेडियस बढ़ती थी बिकॉज नंबर ऑफ शेल बढ़ता था, लेकिन IP EA कम होती थी। यूजुअली की बात कर रही हूँ, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रही हूँ। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस यूजुअली क्या होती थी, कम होती थी। क्यों कम होती थी, बिकॉज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ते थे, नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहती थी। लेकिन इस पीरियड में एक्सेप्शन था, वेरी गुड, नोबल गैसेस की रेडियस बढ़ जाती थी ड्यू टू वॉन डेर वाल्स रेडियस।
क्लियर है। उसके बाद यूजुअली तो ये है ना कि पीरियड में जाने पर रेडियस कम होती थी, लेकिन IPEAEN ये क्या होता था, बढ़ता था, बिकॉज जेड इफेक्ट बढ़ता था। तो जनरली EN ग्रुप में जाने पर क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, बिकॉज नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से EN कम हो जाएगी। अगर साइज मतलब छोटा साइज है वो जल्दी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, जबकि जिसका साइज बड़ा है, सोचो ना ऐसे, जो छोटा साइज है वो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसका साइज बड़ा है वो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा। जबकि जो जिसका साइज छोटा है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और जिसका साइज बड़ा है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा। इसलिए ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। नंबर ऑफ शेल बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से EN कम हो जाती है। ऐसी पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो EN बढ़ती है, वही रीजन जाएगा बिकॉज जेड इफेक्ट बढ़ता है। देखो याद कैसे करोगे, सेकेंड पीरियड में आपको एलिमेंट याद है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। कैसे याद करो, 1 से स्टार्ट करो, बाकी 0.5 राइज करते जाओ। 1, 1.5, फिर 0.5 ऐड कर दो, 2 पॉइंट, फिर 2.2 में 0.5 ऐड कर दो, 2.5, फिर 2.5 में 0.5 ऐड कर दो, 3.0, फिर 0.5 ऐड कर दो, 3.5, फिर 0.5 ऐड कर दो, 4। क्लियर है। एंड थर्ड पीरियड की EN कैसे याद रखोगे, एलिमेंट तो याद करना मैंने सबको बता दिया, बहुत अच्छी तरह बताया कि आप लोग कभी नहीं बोलोगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखे मेरे प्रीवियस लेक्चर्स तो स्टार्टिंग से लेक्चर फर्स्ट से अपने लेक्चर स्टार्ट करो और मेरे लेक्चर्स को कंटिन्यू देखो। अभी लेक्चर आपके जो पीरियोडिक टेबल है कंप्लीट होने वाली है। लास्ट लेक्चर में आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके जाओगे कि मैम हमको कोई भी डाउट नहीं बचा है। हमने फर्स्ट से लेकर आई थिंक 27 या फिर 28 हमारे लेक्चर्स होंगे। आप बताओगे कि मैम हमने सारे लेक्चर्स देखे हैं आपके, ठीक है, तो मुझे कोई प्रॉफिट होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है ना। मेरी मेहनत का मैं इतने अच्छी तरह हर एक माइन्यूट पॉइंट आप लोगों को क्लियर करती हूँ, है ना। चलिए थर्ड पीरियड में जो पीरियड का नेम हम लिखेंगे वो क्या था, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। सोडियम को स्टार्ट करो 0.9 से, ट्रिक है 0.9 से स्टार्ट करने पर 4 बार 0.3 ऐड करना है, एक बार 0.4 ऐड करना है एंड एक बार 0.5 ऐड कर देना, वही उसकी EN हो जाएगी। सेकेंड पीरियड में EN का क्या ऑर्डर है, 1 से स्टार्ट करना है और 0.5 ऐड करते जाओ, वो उसकी EN होती जाएगी। एंड थर्ड पीरियड में 0.9 से स्टार्ट करना है, 4 टाइम्स 0.3 ऐड करना है, 1 टाइम्स 0.4 ऐड करना है एंड नेक्स्ट 1 टाइम्स 0.5 ऐड करना है। तो देखो सोडियम की 0.9 है, मैग्नीशियम में 0.3 ऐड करो, कितनी हो जाएगी 1.2, 4 बार ऐड करना है। 1.2 में 0.3 ऐड करो 1.5, 1.5 में 0.3 ऐड करो 1.8, 4 बार हो गया। अब क्या करो, हम 4 बार करना है बेटा, ये 3 बार हुआ है अभी। फिर 1.8 में 0.3 ऐड करो 2.1, अब 2.1 में मैंने बताया था 4 बार 0.3 ऐड करना है, एक बार 0.4 ऐड करना है एंड नेक्स्ट एक बार 0.5 ऐड करना है। तो हमने 4 बार 0.3 ऐड कर दिए। अब जो 2.1 आया है, 2.1 4 बार हो गया, चेक कर लो पीछे से, 0.9 से हो गया। अब एक बार क्या ऐड करेंगे 0.4, तो 2.1 में जब हम 0.4 ऐड करेंगे तो 2.5 आएगा। नेक्स्ट जो लास्ट है उसमें 0.5 ऐड करेंगे 2.5 में तो 3 आएगा। क्लियर है। ऐसे ही फ्लोरीन की 4 होती है, क्लोरीन की 3.0, ये याद रखना। ब्रोमीन की 2.8 EN होती है एंड आयोडीन की 2.5 EN होती है। कम होगी ग्रुप में जाने पर, क्यों कम होगी, बिकॉज नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। अगर खींचने की टेंडेंसी कम हो गई तो EN भी तो कम हो जाएगी, है ना। और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी भी तो बढ़ेगी, जिसकी वजह से EN पीरियड में जाने पर यूजुअली बढ़ती है। क्लियर है। मैंने याद करना बता दिया, फिर से एक बार रिवाइज करो। सेकेंड पीरियड में लिथियम याद करके, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जल्दी बताओ। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। 1 से स्टार्ट करना है, 0.5 ऐड करते जाना है। थर्ड पीरियड में आएंगे, उसको पहले पीरियड में जो एलिमेंट आते हैं उसके नाम लिख लो, 0.9 से ऐड करो। 0.9 से 4 बार क्या ऐड करोगे, जल्दी बताओ।
4 बार 0.3 ऐड करोगे, एक बार 0.4 ऐड करोगे एंड देन एक बार 0.5 ऐड करोगे। याद हो गई EN। उसके बाद ब्रोमीन की 2.8 एंड आयोडीन की 2.5 EN होती है। ऑलमोस्ट सेम EN ऐसे याद रखो, pH की ऑलमोस्ट सेम EN होती है 2.1। जब आगे आप न्यूमेरिकल करोगे ना बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हमारी केमिस्ट्री में ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में pH का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। आगे हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में EN में एक बैक बॉन्डिंग टॉपिक आता है, उसमें EN का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, है ना। तो ध्यान से पढ़ो फिर, ठीक है। PSA याद रखो, pH की ऑलमोस्ट सेम EN होती है 2.1। एक होती है सिस से याद रखो 2.1 2.5 होती है। NCl की 3 होती है। EN का अगर आप ऑर्डर देखें फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन में, तो सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की, देन क्लोरीन की, देन नाइट्रोजन एंड क्लोरीन की, और एक मिनट, सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, एंड नाइट्रोजन एंड क्लोरीन की ऑलमोस्ट सेम होती है। सबसे ज़्यादा EN कंटेनिंग ग्रुप कौन सा है? 17 ग्रुप। भाई उसकी EN सबसे ज़्यादा है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो अपना कन्फिग्रेशन 18 जैसा कर लेगा, है ना। अपना कन्फिग्रेशन वो 18 जैसा कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते ही वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा EN पूरी पीरियोडिक टेबल में किसकी होती है? वेरी गुड, 17 ग्रुप की होती है। और सबसे ज़्यादा एलिमेंट, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी EN ज़्यादा होती है? बताओ। फ्लोरीन की, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर EN कम होती है। क्यों कम होती है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल बढ़ती है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, इजीली इलेक्ट्रॉन को नहीं ले पाएगा, है ना। अच्छा मुझे बताओ तो कि EA में EA सबसे ज़्यादा किसका होता है? जल्दी बताओ। क्लोरीन का। वेरी गुड। हैलोजेंस में ज़्यादा होता है बच्चों क्लोरीन का, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं फैक्टर्स। EN पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला याद रख लो, एटॉमिक साइज। तो आप बता दोगे ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है, EN कम होगी, है ना। तो एटॉमिक साइज EN के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सेकेंड, स्क्रीनिंग इफेक्ट। एक टाइप का रिपल्शन है तो ऊपर से नीचे जाने पर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो EN कम होगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, 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 EN कम होगी। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। स्क्रीनिंग इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है EN की। थर्ड हो गया Z इफेक्ट। कहाँ का लगता है? फॉर सेम पीरियड, फॉर सेम एलिमेंट एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। बच्चों अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर देखो, क्योंकि ये सब मैंने पॉइंट्स ना बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, Z इफेक्ट क्या होता है। तो कोई बात नहीं, पहले लेक्चर वो वाले देख लो, फिर आकर देख लो। ये क्या दिक्कत हो रही है? एक दिन में 2 लेक्चर का रूटीन बना लो। टाइम टेबल को बनाओ प्रॉपरली, क्योंकि अगर आपके पास टाइम टेबल नहीं बना होगा तो फिर मुश्किल है फॉलो करना या फिर किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना। सबसे ज़्यादा किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों टाइम टेबल बनाना। और टाइम टेबल बनाना तो इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन हर कोई टाइम टेबल बना लेता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है उस टाइम टेबल को फॉलो करना। एक बार आपने अपनी स्क्रीन पर टाइम टेबल बना लिया, उसको पेस्ट कर लो। दुनिया इधर की उधर हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, आपको उस टाइम टेबल को क्रैक नहीं करना है, उस टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है। क्लियर है? तो अगर आपने मेरे लेक्चर्स प्रीवियस नहीं देखे तो आप पहले उन लेक्चर्स को देखो, ठीक है। चलो, स्क्रीनिंग इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, EN कम होती है। थर्ड था Z इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? एक टाइप का अट्रैक्शन है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी नहीं रखेगा ना, इसलिए Z इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है EN के। सेम एलिमेंट की बात करें, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है उतना ज़्यादा Z इफेक्ट बढ़ेगा, उतना ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा। या फिर ऐसे सोच लो, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है उसको उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है वो जल्दी से तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा EN, जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उतना EN ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उतना EN बढ़ता है। यही EA में ऑर्डर था, यही उसमें ऑर्डर था, क्या कहते हैं, IP में। लेकिन रेडियस में रिवर्स हो जाता था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को बता रही हूँ।
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का निकाल दोगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, वो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, आयरन से ऑक्साइड उसका कंप्लीट है, क्या वो इलेक्ट्रॉन को ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन को ले लेगा ना। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसके ऊपर, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन को जल्दी जल्दी गेन कर लेगा। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा En ज़्यादा होगा। पीरियड में जाने पर Z इफेक्ट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से En बढ़ती है। क्लियर है? Z इफेक्ट निकालना मैंने बताया था, Z/E से निकाल दो। 3 फैक्टर बता चुकी हूँ। एटॉमिक साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है En के। सेकेंड, सिग्मा स्क्रीनिंग इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड, Z इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्थ आता है परसेंट ऑफ S करेक्टर। ये तब लगेगा जब एलिमेंट तो वही है लेकिन उसकी हाइब्रिडाइज स्टेज चेंज हो गई है। हाइब्रिडाइजेशन करते हैं ना, निकालते हैं हम sp3, sp2 एंड sp, तो वहाँ En चेंज हो जाती है। En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंट ऑफ S करेक्टर के। देखो 3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है। केमिकल बॉन्डिंग तो आने दो, हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालनी नहीं पड़ेगी। हाइब्रिडाइजेशन को कोई भी आपको कंपाउंड दे देगा ना, देखते ही उसको टिक लगाओगे। आप ऐसे नहीं सोचोगे कि कौन सी होगी, बना स्ट्रक्चर बना कर देख रहे हो। इतनी प्रैक्टिस कराऊंगी केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर की कि आपको स्ट्रक्चर तक याद हो जाएंगी। शर्त है लेकिन लेक्चर्स को पूरा देखना है ना। sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें S करेक्टर 25% होता है, जिसकी En 2.5 होती है। sp2 में परसेंट ऑफ S करेक्टर 33.33% होता है, जिसमें En 2.75 होती है। sp में परसेंट ऑफ S करेक्टर 50% होता है, जिसकी En 3.25 होती है। तो जितना ज़्यादा परसेंट ऑफ S करेक्टर बढ़ रहा है उतना ज़्यादा En भी बढ़ रही है। तो देखो इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कैसे, 1 2 3 4 सिग्मा मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अभी याद रख लो 1 2 3 सिग्मा है। जब डबल बॉन्ड आता है तो उसमें ऑलवेज 1 सिग्मा होता है, बाकी सारे पाई बॉन्ड होते हैं। याद रखना, जब मल्टीपल बॉन्ड आता है, जब डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो सिर्फ 1 सिग्मा होता है, बाकी सारे पाई काउंट होते हैं। तो यहाँ पर एक सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए इस कार्बन एटम पर? 3 सिग्मा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, अभी बताया सिर्फ 1 सिग्मा होता है, बाकी पाई होते हैं। तो 1 सिग्मा इधर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। तो जैसे जैसे S करेक्टर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे En भी बढ़ती जा रही है। 3 बता दिया मैंने, 3 फैक्टर बता दिए। फर्स्ट एटॉमिक साइज, सेकंड जल्दी बताओ स्किनिंग इफेक्ट, थर्ड Z इफेक्ट, फोर्थ परसेंट ऑफ S करेक्टर। जैसे जैसे S बढ़ता जा रहा है, SS बढ़ता जा रहा है, मतलब S क्लोज नहीं आता जा रहा तो ऑल बढ़ जाएगी En। ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है En के। देखो +2 +3 Z इफेक्ट निकाल लो, उसका निकालोगे Z इफेक्ट बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, क्योंकि En बढ़ रही है, क्योंकि Z इफेक्ट बढ़ने से En बढ़ती है। ये होमवर्क है, अपने आप सॉल्व करके आओगे, आंसर नहीं देखेगा कोई। चलिए पीरियोडिसिटी ऑफ En पढ़ते हैं। फैक्टर्स पढ़ लिए, 4 फैक्टर बताए En में मैंने। एटॉमिक साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्रीनिंग इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, Z इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है उसमें उतनी इलेक्ट्रॉन की कमी है, कमी वाला जल्दी से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जिसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन है वो इजीली गेन नहीं करेगा। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उतना ज़्यादा En बढ़ता है। तो Z इफेक्ट कहाँ लगता था? फॉर सेम पीरियड, फॉर सेम एलिमेंट एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जितना ज़्यादा Z इफेक्ट उतना ज़्यादा En। फोर्थ मैंने बताया आप लोगों को, क्या बताया? परसेंट ऑफ S करेक्टर, जब एलिमेंट सेम है लेकिन उसकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेज चेंज हो रही है तो सबसे ज़्यादा sp की En होगी, फिर sp2, देन सबसे कम होगी sp3 की En। परसेंट ऑफ S करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है En के। एंड फोर्थ था ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है En के। अब पीरियोडिसिटी द रेगुलर ग्रेडेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एंड लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। कि En का
फैक्ट देखेंगे कि पीरियड में क्या है और ग्रुप में क्या है। पीरियड में जाने पर जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, तो कोई एक्सेप्शन नहीं है पीरियड में। पीरियड में जाने पर ई एन बढ़ती है बिकॉज जेड इफेक्ट बढ़ता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन। लेकिन ग्रुप में एक्सेप्शन मिलेगा। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं, एटॉमिक साइज बढ़ता है जिसकी वजह से ई एन कम हो जाती है। जिसका साइज ज़्यादा है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को नहीं ले पाएगा, जिसका साइज छोटू सा साइज है, जिसका मान लो एक छोटू सा एक बड़ा सा साइज है, छोटू वाला जल्दी से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, जबकि जिसका साइज बड़ा है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को नहीं ले पाएगा। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ती है, एटॉमिक साइज बढ़ता है जिसकी वजह से ई एन कम हो जाती है। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, याद रखना, 13 ग्रुप एंड 14 ग्रुप। 13 ग्रुप में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम में से युग पहले क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो बोरॉन की नो डाउट एल्यूमिनियम में जब जाती है कम होती है, लेकिन फिर कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है और बोरॉन की सबसे आगे आ जाती है, ठीक है। और कार्बन की अगर हम बात करें, कार्बन पहले कम होगी फिर इक्वल रहती है फिर बढ़ेगी, लेकिन कार्बन सबसे आगे आ जाएगा। डी ब्लॉक, पी ब्लॉक का एक्सेप्शन बता दिया। डी ब्लॉक में 11th और 12th ग्रुप में एक्सेप्शन। ग्रुप में जाने पर ई एन कम होगी। क्यों कम होगी, नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है। नंबर ऑफ शेल बढ़ने से ऐसा क्या हो गया, नंबर ऑफ शेल बढ़ने से एटॉमिक साइज बढ़ गया। एटॉमिक साइज बढ़ने से इजीली इलेक्ट्रॉन को नहीं ले पाएगा। लेकिन एक्सेप्शन 13 एंड 14 ग्रुप में पहले कम होती है फिर कंटिन्यूसली बढ़ती है। और कार्बन की सब, कार्बन जो होता है, बोरॉन की बात कर रही हूँ, 13 ग्रुप में पहले कम होती है फिर बढ़ती है, बोरॉन सबसे आगे आ जाता है। और कार्बन फैमिली में पहले कम होगी फिर इक्वल रहती है फिर बढ़ती है फिर कार्बन सबसे आगे आ जाता है। 11 ग्रुप का नाम बताया था मैंने, जल्दी बताओ क्या बताया था। पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, नहीं कर रहे हो, मुझे ये बता दो। 11 ग्रुप का क्या नेम बताया था मैंने आप लोगों को, कॉइनेज मेटल। क्यों बोला था कॉइनेज मेटल, बिकॉज ये कॉइन का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें जो एलिमेंट थे वो थे कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ग्रुप में जा रहे हैं, ई एन कम होनी चाहिए, लेकिन इसमें कंटिन्यूसली पहले कम होती है फिर बढ़ती है। कंटिन्यूसली पहले कम होती है, कॉपर से सिल्वर पे जाने पर कम होगी, देन सिल्वर से ये जो हम गोल्ड पर जाएंगे तो भी कम होनी चाहिए, लेकिन वहाँ बढ़ जाती है। ये इसका एक्सेप्शन है, स्टार लगा दे रही हूँ मैं ये। एंड 12th ग्रुप में कंटिन्यूसली बढ़ती है। वोलेटाइल मेटल जिसको बोला था उसमें कंटिन्यू बढ़ती है। यहाँ आपके ई एन के फैक्टर कंप्लीट हो गए, एक्सेप्शन कंप्लीट हो गए पूरे ग्रुप में और पीरियड में मैंने बता दिया। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ई एन के, जिसमें हम पढ़ेंगे कौन सा एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक होगा, कौन सा एम्फोटेरिक होगा। कल मैं ये चैप्टर आपका कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। अगर मैं आज उन एप्लीकेशन को स्टार्ट करती तो फिर आप ये एक्सेप्शन याद नहीं कर पाते, ठीक है। तो एक बार फिर से एक्सेप्शन याद कर लेते हैं। देखो, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ने से नंबर ऑफ शेल बढ़ता है। अगर साइज बढ़ रहा है तो इजीली वो इलेक्ट्रॉन को नहीं ले पाएगा। तो ऊपर से नीचे जाने पर ग्रुप में साइज बढ़ता है जिसकी वजह से ई एन कम होती है। लेकिन जब हम पीरियड में जाते हैं तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्ट बढ़ता है। जेड इफेक्ट बढ़ने से ई एन बढ़ती है। लेकिन एक्सेप्शन दो ग्रुप में, 13 एंड 14। 13 ग्रुप में पहले कम होती है देन कंटिन्यूसली बढ़ती है और बोरॉन सबसे आगे आ जाता है। 14 ग्रुप में कार्बन एंड सिलिकॉन में कम होती है लेकिन फिर दो एलिमेंट में इक्वल रहती है फिर बढ़ती है, देन कार्बन सबसे आगे आ जाता है। पी ब्लॉक में बस दो एक्सेप्शन है, ठीक है। बात करें डी ब्लॉक की, डी ब्लॉक में 11th एंड 12th ग्रुप पहले ग्रुप में जाने पर कम होनी चाहिए लेकिन 11th ग्रुप में पहले कम होती है देन बढ़ जाती है और 12th ग्रुप में कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है। एक्सेप्शन बच्चों याद रखना। और अगर आप लोगों को एक्सेप्शन याद करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है ना कि आप आई पी ई ए और ई एन के एक्सेप्शन नहीं याद कर पा रहे हो तो इस चैप्टर के लास्ट में मैं अगर आप लोग कहोगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसका एक पूरा चार्ट बना देती हूँ जिसमें आपको इजीली याद रहेगा कि ई एन में कहाँ एक्सेप्शन है, आई पी में कहाँ एक्सेप्शन है, ई ए में कहाँ एक्सेप्शन है, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। अगर आप लोगों को पूरा एक एक्सेप्शन का चार्ट चाहिए तो कल ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर के लास्ट में मैं आपको एक्सेप्शन दे दूंगी क्योंकि एक क्वेश्चन इन्हीं 3 टॉपिक में से आएगा। मतलब अपने 5 नंबर मान लो, क्योंकि गलत हो गया तो 5 ही तो कटेंगे, है ना। तो 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आपने ये एक्सेप्शन याद कर लिए आई पी के, ई ए के एंड ई एन के। क्लियर है।
तो एप्लीकेशन कल पढ़ेंगे, कल मैं आपका 100% EN को कंप्लीट कर दूंगी। और यार वन शॉट ना मैं आपका कोशिश करती हूँ कल आपके डालने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, इसकी वजह से वन शॉट नहीं रिलीज़ कर पाई हूँ। कल कोशिश करती हूँ मैं आपका। और इसके बाद बच्चों ये चैप्टर जो कंप्लीट होगा, इसके बाद हम रेडॉक्स करेंगे। रेडॉक्स को हम 2 लेक्चर के अंदर ख़त्म करेंगे, देन केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? क्योंकि आपके सिलेबस को भी तो हमें आगे लाना है ना। तो चलिए, किसी को कोई भी डाउट है तो पढ़ते रहिए, बाकी एक्सेप्शन पर मेन फोकस करो। देखो पढ़ने का बच्चों ये तरीका होता है कि आपने फर्स्ट डे लेक्चर लिया, सेकंड डे लेक्चर लिया, तो पहले जो लेक्चर लिया ना, फर्स्ट डे आपने जो लेक्चर लिया है, सेकंड डे का लेक्चर पहले, सेकंड डे आप लेक्चर लेते हो, फर्स्ट जो आपने लेक्चर लिया था वो आपको रिवाइज में रखना है, और जो सेकंड डे है उसको रखना है। मान लो इसमें 28 लेक्चर हो रहे हैं, अब आपने क्या करा, हर एक लेक्चर को आपने 28 बार रिवाइज कर लिया। अगर 28 बार रिवाइज कर लिया तो कोई वो ही नहीं बनता कि आप लोग भूल पाओगे, है ना। तो प्रीवियस रिवीजन करना है। अगर मान लो आपके नोट्स बढ़ते जा रहे हैं तो आप क्या करो, टाइम बना लो अपना आधा घंटा। आज जो पढ़ा है वो नहीं, जो पढ़ लिया है उसको आपको आज के लेक्चर से पहले, जैसे कि आज का लेक्चर देखा आप लोगों ने, ठीक है, लेक्चर देख लिया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद जब आप अपनी स्टडी स्टार्ट करते हो, सेल्फ स्टडी स्टार्ट करते हो, तो वहाँ क्या करोगे, आधा घंटा आपके जो प्रीवियस नोट्स हैं जो आपके रिवाइज को देना है, आधा घंटा आप रूटीन बना लो कि मेरे को रिवाइज करना है, तभी आगे बढ़ूंगी मैं। क्लियर है? और इसका एक्सेप्शन का चार्ट मैं ज़रूर दूंगी। बाकी केमिकल बॉन्डिंग को देखना ना भूलिएगा। ऐसी इस तरह केमिकल बॉन्डिंग आपने कभी नहीं पियोगी, मैं गारंटी देती हूँ। लोग बाग मेरी कॉपी कर सकते हैं, मेरे नोट्स को कॉपी कर सकते हैं, मेरी टीचिंग को नोट्स कॉपी कर सकते हैं, बट जिस तरह से मैं आप लोगों को समझाती हूँ वो कभी कॉपी नहीं कर पाएंगे। तो जिस तरह से मेरे नोट्स हैं पूरे, कोई इस तरह से नहीं पढ़ाएगा, कॉपी कर करके पढ़ाएंगे, कोई इस तरह से नहीं पढ़ाएगा। तो ध्यान से पढ़िए आप लोग, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद।